नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिनेमा के एक ऐसे जादू पर बात करने वाले हैं जिसे हम थिएटर में महसूस तो करते हैं लेकिन शायद कभी उस पर गहराई से सोचते नहीं। हम बात कर रहे हैं फिल्म ध्वनि के भ्रम की। हॉलीवुड और बॉलीवुड, दुनिया की ये दो सबसे बड़ी सिनेमाई संस्कृतियां, आखिर इनमें गानों और गायन के पीछे का सच क्या है? तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें गोता लगाते हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, स्क्रीन पर कोई बहुत ही इमोशनल गाना चल रहा है, हीरो या हीरोइन पूरे जज्बात के साथ गा रहे हैं, लेकिन असल में हम किसकी आवाज सुन रहे होते हैं? जो चेहरा स्क्रीन पर दिख रहा है और जो आवाज हमारे कानों तक पहुंच रही है, क्या वो वाकई एक ही इंसान की है? सच तो ये है कि कई बार स्क्रीन पर दिखने वाला ये नज़ारा एक बहुत ही सावधानी से बुना गया भ्रम होता है, बिल्कुल एक मैजिक ट्रिक की तरह। और आज की हमारी ये चर्चा कोई हवाई बात नहीं है। हमने बकायदा कई ऐतिहासिक दस्तावेजों और एकेडमिक रिसर्च को खंगाला है, जो ये बताते हैं कि बॉलीवुड और हॉलीवुड इस सिनेमाई भ्रम को कैसे बनाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों इंडस्ट्रीज तकनीक तो लगभग एक ही इस्तेमाल करती है, लेकिन उनका नज़रिया, सच कहूं तो उनका नज़रिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो आइए सबसे पहले इसके पीछे की थ्योरी को समझते हैं। आवाज का तंत्र, प्लेबैक और घोस्टिंग। देखिए, आवाज को पर्दे पर मौजूद चेहरे के साथ जोड़ने के लिए दोनों संस्कृतियों ने अपने अपने शब्द गढ़ लिए हैं। भारत में हम जिसे बहुत ही शान से प्लेबैक कहते हैं, उसी चीज को हॉलीवुड में घोस्टिंग या डबिंग कहा जाता है। अब इसमें फर्क क्या है? भारत में प्लेबैक सिस्टम एकदम पारदर्शी है, मतलब गायक को खुले तौर पर क्रेडिट मिलता है। हम सब जानते हैं कि स्क्रीन के पीछे असली आवाज किसकी है। लेकिन हॉलीवुड में वहां घोस्टिंग एक बहुत ही सीक्रेट प्रोसेस रहा है। इसे घोस्टिंग कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वहां असली गायक एक भूत यानी एक घोस्ट की तरह अदृश्य रहता है। न कोई क्रेडिट, न कोई पहचान, बस दर्शकों को ये यकीन दिलाना होता है कि स्क्रीन पर दिखने वाला इंसान ही खुद गा रहा है। चलिए अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं प्लेबैक सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई। तो कहानी शुरू होती है काफी पहले। 1892 में थॉमस एडिसन के प्रयोगों से लेकर 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा तक संगीत हमेशा से सिनेमा की जान बनना चाहता था। शुरुआती दौर में भारत में खेमचंद प्रकाश जैसे दिग्गजों ने तय किया कि गायकों की पहचान छुपाई नहीं जाएगी। लेकिन गेम चेंजर मोमेंट आया 1949 में। हुआ यूं कि फिल्म महल का गाना आएगा आने वाला इतना बड़ा हिट हुआ कि ऑल इंडिया रेडियो के फोन बजने बंद ही नहीं हुए। हर कोई जानना चाहता था कि ये आवाज किसकी है। आखिर में मजबूर होकर रिकॉर्ड कंपनी को लता मंगेशकर का नाम छापना पड़ा। बस यहीं से भारतीय सिनेमा में गायकों को उनका असली हक और श्रेय मिलना शुरू हुआ। और जब इन लेजेंड्स की बात हो ही रही है तो एक बहुत ही मजेदार किस्सा भी है। 1948 की बात है। लता मंगेशकर बॉम्बे टॉकीज जा रही थी अपना पहला डुएट रिकॉर्ड करने। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक लड़का लगातार उनके पीछे पीछे आ रहा है। उन्हें सच में लगा कि कोई मनचला उनका पीछा कर रहा है। लेकिन स्टूडियो पहुंचकर पता चला कि अरे ये तो किशोर कुमार हैं, जो उसी फिल्म जिद्दी के गाने के लिए उनके साथ रिकॉर्डिंग करने आए थे। है ना कितना दिलचस्प? ये छोटी छोटी बातें इन महान हस्तियों को हमारे कितना करीब ले आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड की उन सम्मानित आवाजों की। उस घटना के बाद से बॉलीवुड में गायक सच में सुपरस्टार बन गए। और अगर हम बॉलीवुड की सबसे सम्मानित और पारदर्शी आवाज की बात करें तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2000 से भी ज्यादा। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला आंकड़ा है। लता मंगेशकर जी ने अपने 6 दशकों के करियर में 2000 से अधिक भारतीय फिल्मों के लिए गाने गाए। मधुबाला से लेकर काजोल तक पीढ़ियों तक उन्होंने अभिनेत्रियों को अपनी सुरीली आवाज दी। एक दौर था जब दर्शक तो सिर्फ उनका गाना सुनने के लिए टिकट खरीदते थे। उनके इस अविश्वसनीय योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारी संस्कृति में गायन को कितना पूजा जाता है। चलिए अब दुनिया के दूसरे छोर पर चलते हैं, हॉलीवुड के गुप्त घोस्ट सिंगर्स। हॉलीवुड का रवैया एकदम अलग था। उन्हें पर्दे पर एक परफेक्ट रियलिटी चाहिए थी। वो किसी भी कीमत पर दर्शकों का भ्रम टूटने नहीं देना चाहते थे। और इस सीक्रेट घोस्टिंग सिस्टम की सबसे बड़ी स्टार थी मार्नी निक्सन, या यूं कहूं कि सबसे बड़ी छिपी हुई आवाज। द सीक्रेट गार्डन, द किंग एंड आई, वेस्ट साइड स्टोरी और माय फेयर लेडी, हॉलीवुड की इन बेहतरीन क्लासिक्स में आवाज उन्हीं की थी। लेकिन दर्शकों तक किसी भी क्रेडिट रोल में उनका नाम नहीं आया। उन्होंने उन मशहूर अभिनेत्रियों के लिए गाया जो खुद नहीं गा सकती थीं और दर्शकों को भनक तक नहीं लगी। और हॉलीवुड के इस सीक्रेट रवैये का सबसे बड़ा सबसे आयरॉनिक उदाहरण है 1952 की क्लासिक फिल्म सिंगिंग इन द रेन।
ये फिल्म खुद इस बात पर बनी थी कि कैसे मूक फिल्मों के बाद खराब आवाज वाली अभिनेत्रियों की डबिंग की जाती थी। मतलब फिल्म डबिंग का ही मजाक उड़ा रही थी। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या थी? इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस डेबी रेनॉल्ड्स की आवाज को भी असल में एक घोस्ट सिंगर ने डब किया था। सोचिए, ये तो हॉलीवुड के भ्रम की इंतहा हो गई है ना। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इसे हम कहेंगे फैंटेसी बनाम यथार्थवाद। अगर हम हॉलीवुड और बॉलीवुड के इस बुनियादी फर्क को देखें तो ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, ये पूरी की पूरी फिलॉसफी का फर्क है। एक तरफ है हॉलीवुड जो चाहता है कि पर्दे पर सब कुछ 100% असली लगे, और इस यथार्थवाद के लिए वो पर्दे के पीछे घोस्ट डबिंग का सहारा लेते हैं। और दूसरी तरफ है अपना बॉलीवुड जो पर्दे पर फैंटेसी और जादू को गले लगाता है। अचानक से स्विस आल्प्स पर सैकड़ों डांसर्स आ जाएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे पूरी पारदर्शिता। हमें पता होता है कि ये आवाज किशोर कुमार की है या उदित नारायण की। हम जानते हैं कि ये असली नहीं है, फिर भी हम इस फैंटेसी का पूरा मजा लेते हैं। हॉलीवुड के इस यथार्थवाद का एक जबरदस्त उदाहरण है फिल्म द साउंड ऑफ म्यूजिक का मशहूर गाना समथिंग गुड। अगर आप कभी इस सीन को ध्यान से देखें तो इसे बहुत ही कम रोशनी और परछाइयों के बीच शूट किया गया था। क्यों? ताकि कोई भी दर्शक ये ना पकड़ सके कि एक्टर क्रिस्टोफर प्लमर असल में खुद नहीं गा रहे हैं। वो सिंगर बिल ली की आवाज पर लिपसिंक कर रहे थे। और हाँ, बिल ली को इस फिल्म के लिए कोई क्रेडिट नहीं मिला। कैमरा और लाइटिंग ने मिलकर दर्शकों को एक शानदार भ्रम में डाल दिया। और अब इसे बॉलीवुड के नजरिए से देखिए। फिल्म वीर ज़ारा का वो खूबसूरत गाना तेरे लिए, इसमें शाहरुख और प्रीति जिंटा पर्दे पे जवान से बूढ़े होते हुए नजर आते हैं, एकदम फैंटेसी। और सबसे कमाल की बात, स्क्रीन पर 20-30 साल की प्रीति जिंटा 75 साल की लता मंगेशकर की आवाज पे लिप सिंक कर रही हैं। लॉजिक के हिसाब से तो ये बिल्कुल असली नहीं है ना? लेकिन हम और आप इसे पूरे दिल से अपनाते हैं क्योंकि फिल्म शुरू होते ही लता जी का नाम स्क्रीन पर शान से चमकता है। यहाँ कोई रहस्य नहीं है, बस कला का एक शुद्ध जश्न है। और यहीं से आता है हमारा अगला पॉइंट, विश्वास की शक्ति। खैर, चाहे हॉलीवुड का छुपा हुआ यथार्थवाद हो या बॉलीवुड की बिंदास फैंटेसी, पूरी दुनिया के दर्शक दोनों को मान कैसे लेते हैं? इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प फिलॉसफी है। दार्शनिक सैमुअल टेलर कोलरिज ने इसे कहा था अविश्वास का स्वेच्छा से निलंबन, यानी विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। आसान शब्दों में कहूं तो जब हम फिल्म देखने बैठते हैं तो हम खुद अपनी मर्जी से अपने लॉजिक और शक को एक डिब्बे में बंद करके साइड रख देते हैं। हमें पता है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है, लेकिन उस कहानी और उस कला का मजा लेने के लिए हम उस भ्रम पर विश्वास करना चुनते हैं। और इस पूरे जादू में सबसे बड़ा रोल होता है आवाज का। देखिए, जब हम स्क्रीन देखते हैं तो उसकी एक बाउंड्री होती है। हमें पता है कि पर्दा कहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन आवाज की कोई बाउंड्री नहीं होती। थिएटर में वो हमें चारों तरफ से घेर लेती है और बस यहीं हमारा दिमाग चकमा खा जाता है। ये आवरणकारी ध्वनि हमें मजबूर कर देती है कि हम स्पीकर से आ रही उस जिंदा आवाज को स्क्रीन पर दिख रहे उस फ्लैट 2D शरीर के साथ जोड़ दें। असल में यही सिनेमा का सबसे बड़ा मैजिक है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। जब हमें पता चल जाता है कि स्क्रीन पर दिखने वाला चेहरा उस आवाज का नहीं है, तो क्या सिनेमा का वो जादू टूट जाता है? या फिर शायद ये हमें कला की एक और गहराई तक ले जाता है, जहां हम पर्दे पर मौजूद उस शानदार एक्टिंग और पर्दे के पीछे की उस जादुई आवाज दोनों की मेहनत को अलग अलग समझ पाते हैं। चाहे हॉलीवुड का सीक्रेट डबिंग सिस्टम हो या बॉलीवुड का प्लेबैक का जश्न, सच तो यही है कि सिनेमा में भ्रम ही सबसे खूबसूरत हकीकत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पक्का यकीन है कि अब अगली बार जब आप कोई फिल्म देखेंगे तो गानों को एक बिल्कुल नए नजरिए से सुनेंगे। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।